कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का सब्जेक्ट मैथ्स का जो प्री बोर्ड एग्जाम हुआ था डिस्ट्रिक्ट पूर्वी सिंहभूम। अगर आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं तो वहाँ का भी क्वेश्चन मेरे पास सेंड कर दीजिएगा, हम उसका भी सोल्यूशन करवा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन उससे पहले हम बोल देते हैं कि जो मेरा वीडियो देखे होंगे मॉडल सेट 1, मॉडल सेट 2, मॉडल सेट 3 जो हम दिए थे और एक जैक का मॉडल सेट और शर्मा गेस्ट जो करवाए हैं वो अगर उतना आप किए होंगे तो ये सब क्वेश्चन में कुछ भी जान नहीं है, आप देखिए खुद ही। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या बोल रहा है, लेट ए में दिया गया एलिमेंट 5 एलिमेंट दिया गया है, रिलेशन के अंदर डिफाइंड है एक्स को वाई सच दैट एक्स और वाई जो है बिलोंग कर रहा है ए में, एक्स जो है लेसर देन वाई है, पी रिलेशन ऑन ए, देन आर इज क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव। ये चीज़ हम लोगों को बताना है। तो हम बोले थे कि अगर ऑर्डर पेयर बनाना संभव हो तो बना लीजिए, अगर आप सोच नहीं पा रहे हो तो। हम तो सोच लीजिए कि ट्रांजिटिव है, लेकिन फिर भी हम ऑर्डर पेयर आपको बना के दिखा देते हैं, ठीक है। चलिए एक्स वाला छोटा होना चाहिए, वाई वाला बड़ा, मतलब 1 2, फिर क्या हो जाएगा 1 3, फिर क्या हो जाएगा 1 4, फिर क्या हो जाएगा 1 5, और उसी तरह से आपको लेना पड़ेगा 2 3, फिर 2 से स्टार्ट करिए 2 5 मतलब 4, फिर 2 5 हो जाएगा। उसी तरह से अभी 3 से स्टार्ट करिए तो 3 4, फिर क्या हो जाएगा 3 5, अगर 4 से स्टार्ट करिए तो 4 5 हो जाएगा। 5 5 नहीं होगा क्योंकि दोनों इक्वल नहीं बोल रहा है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई नहीं बोल रहा है, एक्स इज लेस देन केवल वाई बोल रहा है। तो देखिए हम लोग ऑर्डर पेयर लिख लिए और हम बोले थे कि सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट है सबका डबलेट अगर आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, जैसे 1 है तो 1 1, 2 है तो 2 2, 3 है तो 3 3, क्या बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, तो नहीं दिख रहा है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। अब सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे, तो सिमेट्रिक में सेट को नहीं देखना है, सिमेट्रिक में रिलेशन को देखना है कि रिलेशन के अंदर जितना भी ऑर्डर पेयर है सबका उल्टा उसके अंदर होना चाहिए। जैसे 1 2 है तो 1 2 का उल्टा 2 1 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। अब ट्रांजिटिव चेक करेंगे, तो ट्रांजिटिव के लिए दो को ऐसे ऐसे ऑर्डर पेयर लेना आर के अंदर से, जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट सेकेंड ऑर्डर पेयर का वहीं से स्टार्ट होने वाला होना चाहिए। जैसे अभी हम लेके दिखाते हैं 1 2 लिए, अब 2 से स्टार्ट होने वाला है तो हाँ है 2 3, तो 2 3 ले लिए। तो हम लोग को देखना फर्स्ट और लास्ट क्या आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, मतलब 1 3 आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो हाँ कर रहा है। फिर अगर 2 से और कहीं स्टार्ट होने वाला है तो हाँ एक जगह और 2 4 भी है, तो 2 4 में भी चेक कर लीजिए 1 2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला 2 4 भी है, तो फर्स्ट और लास्ट क्या 1 4 आर के अंदर है, तो हाँ है। उसी तरह से आप कोई भी दो को ऐसा ऐसा ऑर्डर पेयर आर के अंदर से लीजिए जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट सेकेंड ऑर्डर पेयर का वहीं से स्टार्ट होने वाला होगा। जैसे अगर हम बात करें 3 4 3 4, तो 4 से स्टार्ट होने वाला क्या है 4 5 है, 4 और 5 है, तो हम लोग को देखना फर्स्ट और लास्ट क्या 3 5 आर के अंदर है, तो हाँ है यहाँ पर। तो बहुत लोगों का कहना रहेगा आप तो ऐसा वैसा ऑर्डर पेयर ले रहे हो छाट के, लेकिन 4 5 लीजिए तो चलिए 4 5 लेके हम दिखाते हैं 4 और 5। तो जब हम शर्मा गेस करवा रहे थे तो वहाँ पर बहुत अच्छे से बताए थे, वहाँ से फिर भी यहाँ भी हम बता देंगे कि अगर एक ऐसा ऑर्डर पेयर हो जिसका वहीं से स्टार्ट होने वाला नहीं हो, जैसे 4 5 है, कहीं कहीं आपको 5 से स्टार्ट होने वाला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो उस केस में ट्रांजिटिव हो जाता है। जैसे अगर डॉक्टर इसको समझे तो ये डॉक्टर है, अगर पेशेंट नहीं आया, अगर 5 से स्टार्ट होने वाला देता तब ना हम लोग चेक करते हैं। तो डॉक्टर है, पेशेंट नहीं आया, तो डॉक्टर क्या समझेगा, पेशेंट सही है, इसका मतलब ट्रांजिटिव है। बात समझ में आया। अगर कोई ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट वहीं से स्टार्ट होने वाला नहीं है, जैसे यहाँ 5 है तो 5 से स्टार्ट होने वाला नहीं है, तो उस केस में उसको ट्रांजिटिव माना जाएगा। अगर 5 से स्टार्ट होने वाला रहता जैसे 5 1, तब हम लोग चेक करते हैं फर्स्ट और लास्ट मतलब 4 1। तो बात समझ में आ गया होगा। तो एक एक करके आप चेक करिए, ट्रांजिटिव हो जाएगा। कोई भी लीजिए 1 4 लीजिए, तो 4 से स्टार्ट मतलब 4 5 है तो 1 5 भी है, आप कोई भी लीजिए ट्रांजिटिव हो जाएगा। वैसे भी हम याद रखने बताए थे कि अगर लेस देन वाई रहे या ग्रेटर देन वाई रहे उस केस में ट्रांजिटिव हो जाता है। अगर यहाँ लेस देन इक्वल टू रहता तो रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा। सिमेट्रिक इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक्स बोल रहा है छोटा वाई बड़ा, तो ये बड़ा हो गया। अब क्या इसका उल्टा लिखना संभव है, 2 1 लिखना संभव है, नहीं लिखना संभव, क्योंकि यहाँ एक्स बड़ा हो जा रहा है वाई छोटा हो जा रहा है। मतलब अगर एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई रहेगा तो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव दोनों होगा, लेकिन केवल लेस देन रहेगा तो ट्रांजिटिव होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट फंक्शन रियल टू रियल बी डिफाइंड है, एफ एक्स बराबर दिया गया 2x डिवाइडेड बाई 5x प्लस 3, जहाँ x बराबर -3/5 नहीं होना चाहिए। एक कंडीशन दिया गया, अगर 5x बराबर -3/5 हो जाएगा तो नीचे में 0 आ जाएगा, तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा, इसके वजह से दिया है, उससे खैर कोई मतलब नहीं है। देन एफ इनवर्स एक्स क्या होगा। तो चलिए
एफ एक्स को हम लोग वाई बोलते हैं, तो वाई बराबर दिया गया है क्या चीज़ 2x और प्लस में डिवाइडेड बाय 5x प्लस 3। तो ये y बराबर दिया है ना, तो हम लोग को x बराबर निकाल देना है, वही उसका इन्वर्स हो जाता है। तो चलिए गुना करिए, तो क्या हो जाएगा 5xy प्लस में 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x। हम लोग को तो x बराबर निकालना है, तो x को लेफ्ट साइड बुला लीजिए, तो 5x या राइट साइड ले जाए कोई दिक्कत नहीं, 5xy माइनस में 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस में 3y, यही ना होगा। अब यहाँ से x कॉमन लीजिए, तो बचेगा 5y माइनस 2, 5y माइनस में 2। अब ये इधर गुना में है तो इसको डिवाइड में भेज दीजिए, तो डिवाइड में भेजेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा -3y डिवाइडेड बाय x नहीं आएगा 5y और माइनस में 2 आएगा। ठीक है, अब देखिए इस टाइप का कहीं ऑप्शन में माइनस नहीं दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि माइनस कॉमन लेके काट देंगे। तो माइनस कॉमन लीजिए, नीचे में माइनस कॉमन लेंगे और कट जाएगा, तो 3y डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5y आ जाएगा। तो हम लोग को तो आया y के टर्म में, तो यहाँ y के टर्म में ऑप्शन नहीं दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ जहाँ y है वहाँ x रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा 3x और डिवाइडेड बाय 2 माइनस में 5x, यही ना होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अच्छा यही ना होगा, हाँ यही। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला अगर हम बता दें कि अगर आप मॉडल सेट किए होंगे मेरे द्वारा दिया गया, तो उसमें बताए थे साइन वाला नहीं बताए थे, टेन वाला बताए थे। तो यहाँ साइन है तो कोई दिक्कत नहीं, साइन इन्वर्स है, साइन इन्वर्स साइन क्या है। हाँ, सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ये इसके रेंज में है कि नहीं। अगर रेंज में रहता, अगर जैसे रेंज में रहता, तो साइन का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है -90 से +90। तो देखिए, तो ये -90 से +90 के बीच है, तो नहीं है, हमको देखते पता चल गया। वैसे भी हम बताए थे कि अगर अंदर में अगर नंबर दिया गया हो, जैसे साइन इन्वर्स 1/√2 √3/2, तो अगर नंबर दिया गया हो तो उसके रेंज में होता है। लेकिन अगर इस टाइप का दिया गया हो पाई के टर्म में, तो उसके रेंज में नहीं होता। फिर भी चेक कर लेना चाहिए। तो 3π/4 इसको चेक करिए, मतलब 180/π से डिवाइड करिए, क्या -90 से +90 के बीच है। तो यहाँ 4 से कटेगा, 4 × 16 बचा कितना 2, 20, 4 × 5 = 20, 45 दिए कितना हो जाएगा 5 दिए 15, 5 बाकी 13, 34 12 और 1 13, 135 डिग्री। क्या साइन का जो होता है रेंज वो क्या 135 डिग्री तक होता है? नहीं, -90 से +90 होता है। जबकि ज़्यादा आ गया, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो चलिए सबसे पहले जो है उसको लिख दीजिए, साइन इन्वर्स है, साइन इन्वर्स लिखिए, उसके बाद साइन लिखिए। ठीक है, सबसे पहले जो नीचे है उसको लिख दीजिए। नीचे का टेबल पढ़िए इतना बार, ताकि ऊपर वाले के नज़दीक पहुंच जाए। तो एक बार पढ़ने से पहुंच जाएंगे नज़दीक, तो 4π क्या जोड़े क्या घटाए कि ऊपर वाला आ जाए, तो मतलब माइनस करना पड़ेगा। समझ में आया बात? और ये हो गया, तो साइन इन्वर्स है। बस इतना अगर समझ गए तो बन गया। साइन अलग अलग करिएगा तो 4 कट जाएगा और इधर आ जाएगा π/4। अब क्या है ना कि साइन हम लोग साइन इन्वर्स साइन पाई माइनस, तो पाई माइनस कौन क्वाड्रेंट होता है? पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, रेशियो चेंज नहीं करता है पाई पर, तो साइन आ गया π/4। अब देखिए इसके रेंज में आ गया, π/4 क्या आ गया? उसके रेंज में आ गया। π/4 मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री -90 से +90 के बीच है। तो अब डायरेक्ट इस π/4 को उतार सकते हैं, तो π/4 आ गया आंसर। यानी ऑप्शन नंबर π/4 नहीं दिया यहाँ पर ना, तो हाँ दिया है, क्या दिया है π/4 ऑप्शन नंबर 1 में। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। ठीक है, तो चलिए tan इनवर्स में कितना डिग्री मान √3 होता है, या तो फिर सॉल्व करके बता देते हैं। tan इनवर्स माइनस मतलब tan इनवर्स में कितना डिग्री मान √3 होता है, तो होता है 60 डिग्री। 60 डिग्री को रेडियन बोलते हैं, π/3 यही हो जाता है। माइनस हम बोले थे कि अगर सेक फिर कोसेक या फिर कोस, अगर तीनों में अगर माइनस रह गया अंदर में, तो पाई के साथ बाहर आता है। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पाई के साथ बाहर आएगा, मतलब पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स। सेक इन्वर्स तो एक्स नहीं होगा, 2 है तो 2 ना होगा, तो सेक इन्वर्स 2। अब इसको सॉल्व करिए, π/3 माइनस वही काम पाई माइनस सेक की कितना डिग्री मान 2 होता है, तो होता है 60 डिग्री, यानी π/3। सॉल्व कर दीजिए, π/3 का π/3 रहेगा माइनस 3π माइनस पाई यानी 2π/3, 2π/3। तो देखते पता चल जाता होगा कि -π/3 आएगा, पाई माइनस π/3, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट ये। अगला क्वेश्चन, ए मैट्रिक्स दिया गया है, बी मैट्रिक्स दिया गया है, पूछ रहा है कि ए बी गुना करना है, उसके बाद फिर उसका ट्रांसपोज करके बताना है।
तो चलिए ये भी गुना कर देते हैं। ये भी पहले ये को लिखिए 1 3 2 1, बी क्या दिया है 4 माइनस में 1। चलिए R1 को उठाइए, R1 को आप उठाइए और C1 के साथ पहलका को पहलकी के साथ, मतलब 4 1 जा 4, प्लस होता है बीच में, दूसरका को दूसरकी के साथ, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इसलिए हम -3। फिर R1 का काम खत्म। अब R2 को उठाइए, पहलका को पहलकी के साथ करिए तो 2 को 4 से 4 2 जा 8, दूसरका को दूसरकी से करिए तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, ये भी हम लोगों के पास आ गया 1 और 7। तो ये क्या ये भी पूछ रहा है? नहीं, ए बी का ट्रांसपोज डैश दिया है तो इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज मतलब जो सोया है उसको खड़ा कर दीजिए, या तो जो खड़ा है उसको सोया कर दीजिए। तो चलिए 1 को सुता दिए, 7 को भी सुताइए, तो यहाँ हो जाएगा 7, यानी 1 और 7 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इसका कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होगा। तो चलिए कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल करते हैं। यहाँ का ए 2 1 यहाँ की 2 1 के बराबर, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y + 1 बराबर 8। तो यहाँ से y बराबर आ गया 8 - 1 यानी 7। ये 1 उधर जाएगा राइट साइड तो 7 आ जाएगा। तो y + 1 = 8। तो यहाँ से आ गया y बराबर 7। कहीं ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा है 7। अच्छा x निकालते हैं, 3x + 7 कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को इक्वेट करना होगा। दो मैट्रिक्स इक्वल दिखा रहा है तो 3x + y, 3x + 7 = 0। तो यहाँ से हम लोग देखें, तो 3x बराबर आ जाएगा -7 और x बराबर क्या आ जाएगा -7/3। x बराबर -7/3। क्या ये ऑप्शन में दिया है? नहीं दिया है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। या तो फिर आप इसको भी चेक करके देख सकते हो, x का अलग अलग मान आ रहा है क्या। x का मान आ रहा है -7/3 और इससे अगर इक्वेट करेंगे तो 2 - 3x प्लस = क्या हो जाएगा 4। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को इक्वेट कर दिए तो ये 2 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3x = 4 - 2 यानी 2। तो x बराबर आ रहा है -2/3। देखिए x का मान अलग अलग आ जा रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है x का मान निकालना। हम बोले थे दो मैट्रिक्स इक्वल है तो x और y का मान आना चाहिए सेम सेम। चाहे आप किसी को भी इक्वेट करिए, चाहे आप यहाँ से इक्वेट करिए या तो फिर यहाँ से इक्वेट करिए, x का मान जो है वो सेम आना चाहिए। फिर भी यहाँ ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो ये हो जाएगा नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x का वह मान बताइए जो है ये जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्या बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द मैट्रिक्स ये जो है वो सिंगुलर है। तो सिंगुलर का कंडीशन क्या होता है, आप लोग डिटर्मिनेंट में पढ़े होंगे बहुत अच्छे से कि सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट 0 बराबर आ जाएगा। तो ये बोल रहा है सिंगुलर मैट्रिक्स है मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है तो कर देते हैं। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, ऊपर से नीचे, तो 4 × 5 - x और नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस लगा के, तो माइनस में 2 इंटू में क्या हो जाएगा x + 1 और = 0। 0 से क्यों इक्वेट किए, क्योंकि ये बोल रहा है सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स है इसका मतलब क्या हुआ, उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है। तो डिटर्मिनेंट निकाल के 0 बराबर कर दिए, सोल्व कर दिया, आ जाएगा आंसर 5 × 20 माइनस में 4x माइनस में 2x और -2 को 1 से गुना करेंगे -2 = 0। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि -4x और -2x माइनस में 6x = क्या हो जाएगा 20 में से 2 जाएगा 18, लेफ्ट साइड लाएंगे मतलब राइट साइड लाएंगे तो माइनस में 18 हो जाएगा, माइनस गया 18 यानी x बराबर आ गया 3। क्या आया, x बराबर 3, लेकिन x बराबर 3 हाँ ऑप्शन नंबर बी में। अगला क्वेश्चन, हाँ तो इसको ध्यान से समझिएगा। फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है एट x = 0 पर, तो बोलना है इसका कहना है कि ये का मान हम लोगों को बता दीजिए। तो चलिए कंटिन्यूअस कोई भी फंक्शन कब होता है, जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू फंक्शन इक्वल होता है। तो चलिए उतना हम लोग नहीं जानते, हम लोग डायरेक्ट इक्वेट कर देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ रख देंगे क्या 0। तो चलिए रखते हैं, ये sin 2x अभी 0 नहीं रखेंगे, अभी क्यों नहीं रखेंगे वो बात हम अभी बताना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ x नहीं है तो 0 कहाँ रख देंगे अंधाधुन, तो यहाँ 2 का 2 ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि अगर लिमिट जो है वो x → 0 रहे और sin x रहे
तो आप क्लास 11th में अच्छे से पढ़ चुके हो, साइन एक्स बटे एक्स हो तो इसका मान हो जाता है 1। क्यों होता है, अच्छा ऐसा क्यों किए? क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ 0 रख दोगे तो ऊपर में भी 0 आ जाएगा, ऊपर में भी 0 आ जाएगा, साइन 0 डिग्री मान 0, और नीचे में भी 0, जो कि 0/0 क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, और हमेशा लिमिट में इनडिटर्मिनेट फॉर्म से बचना पड़ता है। तो उसी को बचने के लिए क्या होना चाहिए, तो आपको बता दें कि यहाँ और यहाँ सेम होना चाहिए और यहाँ भी सेम होना चाहिए, और लिमिट जो होना चाहिए वो 0 ही होना चाहिए। तो लिमिट तो यहाँ 0 है भाई, अब लिमिट 0 है लेकिन यहाँ 2 है ऊपर में, यहाँ 2 नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ भी 2 दे देंगे। अच्छा लिमिट के आगे अगर 2 से गुना भी कर देंगे, यहाँ अगर मान लीजिए 2 से गुना कर दिए, कोई फर्क पड़ेगा 0 पर? नहीं फर्क पड़ेगा। तो ये आ गया। अब यहाँ जो 2 अपने से दिए हैं, 2 जो अपने से दिए हैं वो 2 को अपने से बैलेंस भी कर देना पड़ेगा, तो इसका वैल्यू अब हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू, अच्छा 2a इंटू 1 ना होगा, 2a इंटू 1 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 2, यानी a का मान आ गया 1, a का मान क्या आ गया 1, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या होगा, फाइंड dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए निकाल देते हैं dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से x के पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, पावर उतरता है 2/3, पावर में 1 कम, तो 2/3 माइनस 1 क्या होता है 2/3 और माइनस में 1, तो यहाँ तो 3 हो जाएगा, और 2 - 3 -1/3, तो x के पावर आ जाएगा -1/3, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है प्लस, अच्छा x का फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा, लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, पावर उतर जाएगा 2/3, पावर में 1 का मान -1/3, और y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स होगा, इसका 1 नहीं होगा, इज इक्वल टू a के पावर 2/3 जे कुछ भी रहे, ये क्या है कॉन्स्टेंट, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0। अब यहाँ से क्या करते हैं कि हम लोग को तो चाहिए dy बाई डी एक्स, तो इसको राइट साइड भेजना पड़ेगा x वाले को, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2/3 y के पावर -1/3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर आ गया तो -2/3 x के पावर -1/3, ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। 2/3 इधर गुणम, इधर भी गुणम कट जाएगा, या तो भागा में ला के काट दीजिए, बात तो बराबर है। अब हम लोग को चाहिए dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स चाहिए, dy बाई डी एक्स चाहिए, तो हम लोग इसको y को किधर ले जाएंगे, तो राइट साइड ले जाएंगे डिवाइड में, इधर गुना में तो उधर चल जाएगा डिवाइड में, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, x के पावर -1/3 बाय y के पावर -1/3 बाय y के पावर -1/3। अब देखिए इस पर हम लोग ऊपर में भी पावर है नीचे में भी पावर है, सेम सेम, तो हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि a के पावर m बाय b के पावर m, अगर पावर सेम रहेगा तो a/b के पावर में m हम लोग लिख सकते हैं, तो उसी को लिखेंगे तो हो जाएगा x/y के पावर में -1/3, लेकिन ऐसा ऑप्शन में कहीं दिया माइनस में -1/3 नहीं, तो अंदर वाले को पलट दीजिए तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस में, तो y/x के पावर में क्या हो जाएगा 1/3, यानी ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अच्छा ऑप्शन नंबर सी कैसे होगा, उसमें तो x/y दिया है ना, y/ होना चाहिए x, y/x है ऑप्शन नंबर बी में, और ऑप्शन नंबर, अच्छा देख लेते हैं थोड़ा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है ना दोस्त, तो ये माइनस यहाँ रहेगा ना, माइनस यहाँ है तो माइनस यहाँ भी रहेगा, तो यहाँ माइनस रहेगा, तो -x/y के पावर में -1/3, तो यहाँ भी माइनस रह जाएगा, तो आ जाएगा 1/3 प्लस में हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन, हाँ तो ये वाला वीकली टेस्ट का अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है, वहाँ हम बता दिए थे अच्छा से। तो चलिए y बराबर साइन इन्वर्स है, तो साइन इन्वर्स है तो अंदर में भी साइन ही होना चाहिए, तो अंदर साइन नहीं है तो साइन में बनाना पड़ेगा। अब अंदर दिया है इतना चीज़, तो इतना चीज़ फॉर्मूला किसका होता है 1 - tan² x/1 + tan² x, तो cos थीटा का, cos 2 थीटा का, तो यहाँ लिखिए cos 2 थीटा। अब हम लोग को चाहिए अंदर में भी साइन होना चाहिए, तब ना हम लोग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, तो अंदर में साइन बनाइए, तो कैसे बनाएंगे, तो साइन इन्वर्स है, इसको लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस में 2 थीटा, हाँ क्यों नहीं लिख सकते, साइन π/2 मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस छोटा मतलब π/2 मतलब 90 से छोटा, 90 में घटा हुआ, 90 से छोटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव मतलब साइन पॉजिटिव,
रेशियो चेंज करता है तो cos 2 थीटा को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप रिवर्स जाइए वही चीज़ आ जाएगी। अब बाहर में साइन इनवर्स अंदर में साइन, प्रॉपर्टी के हिसाब से डायरेक्ट हम लोग उतार सकते हैं π/2 माइनस में 2 थीटा। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 और 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 थीटा का माइनस में 2 और हम लोग को तो चाहिए dy/dx, तो इसका हम लोग को क्या करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ थीटा नहीं होगा, यहाँ एक्चुअल में x के फॉर्मेट में दिया है तो यहाँ x हो जाएगा। तो आप लोग समझ सकते हो यहाँ क्या हो जाएगा x, यहाँ भी क्या होगा x ही होगा, यहाँ भी x हो जाएगा। तो -2 इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, तो -2 इंटू 1 यानी -2, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। एक्चुअल में थीटा क्यों ली थी पता है, यहाँ थीटा अगर रहता तब थीटा लेते, लेकिन x है तो x ही ना लेना पड़ेगा, तो x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन हम मॉडल सेट में दिए हैं, मॉडल सेट शायद 2 में था या 3 में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन, चलिए y बराबर log cos e के पावर x, तो चलिए इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो y बराबर दिया है तो dy/dx निकालेंगे, तो लगाइए log x, इसको x मानना है, इस पूरे को x मानना है, तो log x का होता है 1/x, log का कहना है पीछे वाला नीचे भेज दो, तो cos e के पावर x। अब याद करिए, अगर आप चेन रूल नहीं जानते हो फिर भी हम समझा देते हैं। अगर यहाँ log x होता है तो फिर x का करते हैं तो आता है 1, तो 1 को लिखे या ना लिखे को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आज यहाँ x नहीं है बल्कि cos e के पावर x है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो cos का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन e के पावर x। अब बात करिए, अगर साइन x रहता है तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो अच्छा cos है ना, तो cos का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो होता है माइनस में साइन x, यही होता है, और फिर x का करते हैं तो आता है 1, तो 1 को गुना में लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आज यहाँ e के पावर x है तो e के पावर x का करेंगे तो e के पावर x हो जाएगा। ठीक है, गुना करके लिख दीजिए, तो गुना जैसे ही आप करिएगा तो यहाँ तो साइन बटे कोस क्या हो जाता है 10 हो जाता है, तो माइनस में 10 e के पावर x, 10x इंटू ई के पावर x होगा, 10x इंटू ई के पावर x, 10x नहीं 10 e के पावर x इंटू ई के पावर x, 10 क्या होगा -10 e के पावर x इंटू में e के पावर x, या तो e के पावर x को आप आगे भेज सकते हो तो माइनस e के पावर x, 10 हो जाएगा e के पावर में x, e के पावर में x, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। ये क्वेश्चन हम कल ही बताएं, शर्मा गेस बता रहे थे उस समय। क्या है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या हो रहा है एरिया हो रहा है, तो ये एरिया बटे में विथ रिस्पेक्ट टू बोल रहा है रेडियस, अगर नहीं बोलता तो टाइम हो जाता, रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ से डी, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल का बात हो रहा है तो πr² और बटे में dr, यही ना होगा। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, πr² का 2r, r का r के रिस्पेक्ट में आ जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 2π, r का मान कितना दिया 6, तो 6 दूनी 12 पाए, एरिया इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, और बटे में क्या हो जाएगा, तो r है रेडियस, और बटे में क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, अगर यहाँ टाइम रहता तो हो जाता सेकेंड, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, द इंटरवल इन विच y बराबर x² e के पावर -x इज इंक्रीजिंग इन, ये भी क्वेश्चन हम बताएं। तो चलिए सबसे पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रहे या तो मैक्सिमम मिनिमम, सबसे पहले आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो y के जगह हम लोग fx भी लिख सकते हैं, तो fx बराबर दिया गया है, क्या दिया गया है x² इंटू ई के पावर -x। तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करिए, तो f(x) हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन x² का, तो u इंटू भी लगाना पड़ेगा, दो अलग अलग फंक्शन है तो अलग अलग फंक्शन u इंटू भी, पहले को छोड़ दो, दूसरे के डिफ्रेंशिएशन ई के पावर -x इंटू में -1 प्लस, अगर दूसर की को छोड़ के पहिलकी का डिफ्रेंशिएट कर दो तो x² का 2x। अब यहाँ से x कॉमन दिख रहा है, ई के पावर -x भी कॉमन दिख रहा है, तो ई के पावर -x इंटू x, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में x और प्लस में इधर 2 बचेगा। ठीक है, अब इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो 0 से इक्वेट करना पड़ेगा, तो यहाँ से मान हम लोगों का आ जाएगा x का मान, तो आप 0 से इक्वेट करिए, ये हमेशा पॉजिटिव मान होता है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, एक्सपोनेंशियल मोड ये सब कभी मतलब नेगेटिव नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों होता है ये रीजन अभी नहीं मिलेगा आपको, बाद में बता जाएगा कभी। तो चलिए इसको 0 से अगर इक्वेट करेंगे
तो आ जाएगा x बराबर 0 और x बराबर 2 आ जाएगा। तो यहाँ 0 रख देते हैं, यहाँ 2 रख देते हैं, यहाँ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब आप 2 से 0 और 2 के बीच 1 रखिएगा, तो 1 रखिएगा एफ डैश एक्स में, तो क्या पॉजिटिव आ रहा है देखिए। तो अगर हम 1 रख दें तो 1 इंटू -1 और प्लस में 2 यानी 1 इंटू 1 पॉजिटिव आ जा रहा है। 2 से बड़ा आप कोई भी रखिए, 2 से बड़ा रखिए, देखिएगा नेगेटिव आ जाएगा। जैसे रख के दिखा देते हैं 2 से बड़ा 3, तो 3 इंटू -3 और प्लस में 2, -3 + 2 -1, तो 3 इंटू माइनस में क्या आ जा रहा है, माइनस में आ जा रहा है। इधर आ जाएगा नेगेटिव में, आप कोई भी मान रख के देख सकते हो 0 से छोटा, इधर नेगेटिव ही आएगा। तो मतलब इंक्रीज कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, तो 0 से 2 यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, चलिए इंटीग्रेशन में आइए। तो नहीं लग रहा e के पावर x इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन ऊपर में सेट है। अगर आपको नहीं पता चल रहा होगा तो चलिए इसको जेड मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, जेड। तो क्या दिया है यहाँ, तो उतना आसानी से हम लोग जेड, चलिए जेड मान लेते हैं। e के पावर x इंटू में x को जेड मानना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी जेड बटे में डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहल की को छोड़ के दूसर की का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस दूसर की को छोड़ दो पहल की का डिफ्रेंशिएशन e के पावर x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी जेड बटे में डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 1 + x। देखिए नीचे का डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन ऊपर सेट है, लेकिन इसको हम लोग जेड मान लिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए, हम लोग जेड माने हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ई के पावर x 1 + x बटे कॉस स्क्वायर, इसको क्या माने, जेड माने, तो जेड रख देते हैं। डी एक्स की जगह क्या है, मतलब डी एक्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी जेड बटे डी एक्स। यहाँ से अगर डी एक्स निकालें तो डी एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स निकालेंगे डी जेड बटे ई के पावर डी जेड बटे ई के पावर एक्स इंटू 1 + x। ठीक है, यहाँ से आप डी एक्स निकालिए ना, तो ये इधर डिवाइड में चल जाएगा। तो डी एक्स की जगह हम लोग लिख दिए डी जेड बटे ई के पावर x इंटू 1 + x, ये और एक गया, तो बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय कॉस स्क्वायर जेड, यही ना हुआ, इंटू में डी जेड। अब याद करिए नीचे में क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स, तो हम लोग ऊपर ले जाते हैं, तो ऊपर लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, मतलब सेक स्क्वायर जेड हो जाएगा, सेक स्क्वायर जेड डी जेड। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो टेन जेड, तो टेन जेड और प्लस में सी। तो आखिर हम लोग जेड क्यों माने थे, क्योंकि हम लोगों को इंटीग्रेट करना था। अब जब इंटीग्रेट हो गया तो पूरा जेड का मान रख दीजिए ई के पावर एक्स, तो टेन ई के पावर, अच्छा ई के पावर एक्स को जेड माने क्या, नहीं, ई के पावर एक्स इंटू एक्स को, तो टेन ई के पावर एक्स इंटू एक्स और प्लस में सी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको आइलेट से सॉल्व करना पड़ेगा, तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो दो अलग अलग फंक्शन अगर इंटू में रहे तो उसको आइलेट लगाना पड़ेगा। तो आइलेट मतलब क्या होता है, आई मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है, एल मतलब लोगरिथमिक नहीं है, ए मतलब एलजेब्रिक, हाँ एलजेब्रिक है, तो इसको यू मानेंगे, इसको भी मानेंगे। तो चलिए यू और भी सेलेक्ट हो गया, तो आप पहल की और दूसर की मानते हो कोई दिक्कत नहीं। यू को लिखें भी का इंटीग्रेशन, तो sin 3x, जो इधर लिखें उधर इधर 2 को भी पेस्ट कर देना है, x इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x। अब बाहर से लगा देना है डी मतलब डिफ्रेंशिएशन, और ये छोटका इंटीग्रेशन और ये डिफ्रेंशिएशन मिला के एक बड़ा इंटीग्रेशन, और इंटू में क्या हो जाएगा dx। बस इसको सॉल्व कर दिए, बीच में माइनस, सॉल्व करिए आ जाएगा x sin का डिफ्रेंशिएशन cos 3x, बाहर बाद में से आएगा इंटीग्रेशन में, तो माइनस x के सिंगल पावर के पहले क्या है, कांस्टेंट 3, तो 3 से डिवाइड, माइनस में x का डिफ्रेंशिएशन 1, साइन का इंटीग्रेशन होता है cos 3x, सिंगल पावर के पहले कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को यहाँ डिवाइड में लिखे, अब तो पहले लिख ले, बात बराबर है, और बाद में से आए तो माइनस प्लस और 1/3, और यहाँ क्या हो जाएगा dx। अब बस इसको सॉल्व कर दिया, आ जाएगा -x cos 3x और बटे में क्या हो जाएगा 3, प्लस में 1/3, cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin 3x और बटे में क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ आ गया -x cos 3x बटे में 3 और प्लस 1/9 sin 3x, यानी ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन तो ऐसा मिल नहीं रहा है, लेकिन हाँ यहाँ अगर नो, यहाँ क्या डालना चाहिए, नो डालना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। कब, जब यहाँ नो डालेगा तब, तो ऑप्शन गलत दिया है, ठीक है, मिसप्रिंट है, यहाँ नो होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, मोड ऑफ x - 1
लिमिट दिया गया 0 से 4, इसको इंटीग्रेट करना है। तो चलिए इंटीग्रेट कर देते हैं। तो मोड को अगर आप तोड़ना चाहते हो ना, तो इसको मोड के अंदर वाले को 0 से इक्वेट करिए। तो x - 1 इज इक्वल टू 0, यानी x बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। तो लिमिट ये क्या होता है ना, मोड में ब्रेक करता है, तो ब्रेक करिए। तो माइनस लगा के ब्रेक होता है, 0 से कहाँ तक जाएगा, 1 तक, और x - 1 बीच में क्या हो जाएगा प्लस, अब 1 से क्या हो जाएगा 4 तक, x - 1। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा आपका मान। यहाँ dx होगा, आप लोग समझ सकते हो, यहाँ dx होगा। ठीक है, चलिए इसका इंटीग्रेट करिए तो हो जाएगा x स्क्वायर बटे में 2 माइनस में 1 का क्या हो जाएगा x। अब डाल दीजिए अपर लिमिट लोअर लिमिट, यहाँ माइनस है तो माइनस, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, बीच में प्लस x का क्या हो जाएगा x स्क्वायर बटे 2 और माइनस में x, अपर लिमिट डाल दीजिए 4 और लोअर लिमिट डाल दीजिए 1। इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आ जाएगा आंसर, जो आना रहेगा वही तो आएगा। चलिए सॉल्व करिए, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, अपर लिमिट डालिए तो 1/2, माइनस में क्या हो जाएगा 1, अपर लिमिट ये हो गया, यहाँ बड़का ब्रेक कर देना पड़ेगा, लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगा। तो 0 को लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलिए लिख ही देते हैं। ये हो गया पहला वाला, प्लस अपर लिमिट इसमें डालिए 1/2 माइनस में, अच्छा अपर लिमिट 4 ना है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 बटे में 2, अपर लिमिट माइनस में यहाँ क्या होगा तो 4, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस में लोअर लिमिट अगर डालिएगा तो क्या हो जाएगा ना 1/2 और माइनस में 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। तो चलिए हम आपको बताते हैं सॉल्व करके, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें 1/2 में आधा जाएगा तो आधा बचेगा, और माइनस अंदर में है तो यहाँ माइनस माइनस प्लस 1/2 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करिए, आधा में एक जाएगा तो माइनस आधा बाहर में माइनस 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 प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा 8, तो 8 - 4 यानी 4, तो प्लस में हो जाएगा 4। इसको अगर सॉल्व करिएगा अंदर वाले को, 1/2 - 1 यानी माइनस हाफ, और बाहर में माइनस है तो प्लस हाफ हो जाएगा। अब हाफ हाफ कितना होता है, हाफ और हाफ एक होता है, 4 5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। आप सॉल्व करके देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन दिया है एक, इंटीग्रेशन जो है तो हल्का इंटीग्रेशन है, इसको आप आसानी से इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, फिर भी हम करके दिखाते हैं, अगर प्रयास करते हैं हो जाएगा। तो यहाँ इतना में तो ठीक है। चलिए हम लोग जितना भी फॉर्मूला पढ़े हैं, ये सब फॉर्मूला जितना भी पढ़े, 1/a² + x², इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² - x², यही सब फॉर्मूला है ना। 1/ क्या हो जाएगा x² - a², ये सब जितना भी हम लोग फॉर्मूला पढ़े सब में क्या है, सब में एक तरफ वेरिएबल का स्क्वायर, एक तरफ कांस्टेंट का स्क्वायर। और हाँ एक बात और ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल और कांस्टेंट का स्क्वायर है, लेकिन x के पहले 1 होना चाहिए, यहाँ भी x के पहले 1 होना चाहिए, यहाँ भी x के पहले 1 होना चाहिए। क्या यहाँ x के पहले 1 है तो नहीं है, तो यहाँ से 9 कॉमन लेना पड़ेगा। तो चलिए, तो इसलिए हम पहले फॉर्मूला लिख के दिखा दिए। चलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/9 को कॉमन लीजिए, तो जैसे ही 9 कॉमन लोगे तो 4 तो 9 नहीं दे पाएगा, 4 9 नहीं दे पाएगा तो उसके बटे में आ जाएगा, मतलब 4/9 है इंटू में dx, और लिमिट दिया गया है तो लिमिट को चलिए बाद में लिख देते हैं, क्या 1/9। अब इसको हम लोग एक तरफ जितना भी हम लोग फॉर्मूला पढ़े, एक तरफ वेरिएबल का स्क्वायर, एक तरफ कांस्टेंट का स्क्वायर, तो इसको किसके स्क्वायर में लिखा जा सकता है, 2/3 के स्क्वायर में इंटू में dx। अब नीचे में बिना रूट तो होता है 1/2 ये लोग, लेकिन बीच में अगर प्लस आ गया तो 10 वाला होता है, तो क्या हो जाएगा 1/9 10 इनवर्स x/a, तो x की जगह क्या है x ही रहेगा, बाई ए की जगह है 2/3 ये है, और प्लस में c नहीं होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट वाले में c नहीं होता है, थोड़ा तबीयत डाउन है उसकी वजह से सॉरी चाहते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/9 10 इनवर्स क्या हो जाएगा, 3 ऊपर चल जाएगा तो 3/2 और इंटू में x हो जाएगा। अब इसमें लिमिट लगाइए, अपर लिमिट कितना है, अपर लिमिट है 2/3 और लोअर लिमिट 0, ठीक है। तो 1/9 इंटू में जैसे अपर लिमिट डालिएगा तो यहाँ हो जाएगा 2/3, तो यहाँ कट के आ जाएगा 1, तो 10 इनवर्स 1 आ जाएगा। तो 10 के कितना डिग्री मान 1 होता है, यानी π/4, तो 10 π/4 और माइनस में क्या हो जाएगा, तो 0 10 इनवर्स 0 यानी 0, तो ये आ गया π/4, तो इसको गुना कर दीजिए π/9 36 नहीं होगा जी, π/4, तो 9 36 हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा है, तो दिख नहीं रहा है तो क्या हो जाएगा, गलत है ऑप्शन क्या, या तो फिर एक बार चेक कर लेते हैं, 1/9 x² + 4/9 क्या हो जाएगा,
हाँ हाँ, थोड़ा देखिए यहाँ पर मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, ये तो 1/9 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 1/, ये होता है 1/, ये तो एक की जगह क्या है 2/3, तो यहाँ कटेगा ना, 3 3 जा 9, तो आ जाएगा 1/6, तो यहाँ 6 ना रहेगा जी, तो यहाँ 6 रहेगा, तो यहाँ भी 6 आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 6×6 = 24, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाँ, क्या बोल रहा है, डिग्री ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोग को देखना है सबसे पहले ऑर्डर, तब ना डिग्री आप पता करोगे। तो ऑर्डर देखिए, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव को ही हम लोग उसको ऑर्डर बोलते हैं, मतलब नंबर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो यहाँ कितना डेरिवेटिव है, 3। वाई इसी को बोलते हैं, जैसे बता देते हैं d2y/ds² है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, y डबल डैश बोलते हैं, या तो इसी को y1 भी बोला जाता है। उसी तरह से अगर dy/dx रहेगा, ठीक है, तो dy/dx को ही हम लोग y∭, इसी को y2 भी बोलते हैं। तो यहाँ दिया y का पर ट्रिपल डैश, मतलब यहाँ से हाईएस्ट डिफ्रेंशिएशन कितना बार है, 3 बार, तो उसका पावर को हम लोगों को देखना है। तो पावर कितना है, 3, तो वो हो गया डिग्री। तो डिग्री हो गया कितना, डिग्री हो गया 3, और ऑर्डर भी इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऑर्डर भी 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन 3 ही बार है, तो मतलब ऑर्डर पहले देखना है, उसके पावर को डिग्री बोलते हैं, तो यहाँ 3। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx + y = 1। तो बहुत लोग इसको किससे बनाते हैं, आइलेट से भी इसको, मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी इसको बना सकते हो, तो वेरिएबल सेपरेबल से भी इसको बना सकते हो। तो चलिए हम वेरिएबल सेपरेबल लगाते हैं। तो dy/dx = 1 - y, y को राइट साइड भेज दिए। अब इसको वेरिएबल को सेपरेट कर दीजिए, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, dy/, कॉमन ले या नहीं ले, चलिए ले ही लेते हैं। dy/dx = क्या हो जाएगा, y, माइनस कॉमन ले लिए तो बचेगा y -1, कोई दिक्कत नहीं। चलिए डिवाइड लाइए, तो हो जाएगा dy/y -1 = माइनस में dx। अब इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड, तो नीचे में सिंगल पावर, तो log हो जाएगा log y -1 = क्या हो जाएगा, -x1। अच्छा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 का तो x होगा ना, और प्लस में c। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, हम लोग को log को हटाना है, तो अगर लेफ्ट साइड वाले log को हटाओगे तो राइट वाला e के पावर में चल जाएगा। तो = क्या हो जाएगा, e के पावर में माइनस में x और प्लस में क्या हो जाएगा, c। तो ऐसा तो ऑप्शन में नहीं दिया है, तो 1 बराबर, मतलब y बराबर माइनस में 1 है, उधर जाएगा प्लस में e के पावर -x। इसको लिख सकते हैं e के पावर c। तो हाँ, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो हाँ लिख सकते हैं। तो e के पावर c क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को इसे हम लोग इसके जगह पर ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, ऑप्शन में अगर इस तरह नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब कांस्टेंट दिया a, तो इसको a लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 1 + ये e के पावर -x, y बराबर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1, ये नंबर। अगला क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x × dy/dx - y = 2x²। तो याद करिए, हम लोग जितना भी पढ़े हैं उसमें क्या है, जैसे dy/dx + py = q, तो x के पहले क्या, मतलब dy/dx के पहले क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मतलब हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में दो फॉर्मेट पढ़े हैं, तो उसमें क्या है ना कि dy/dx के पहले 1 होना चाहिए। अब यहाँ 1 नहीं, x है, तो क्या करें, x से अगर हम लोग डिवाइड देंगे, अगर इसमें x से डिवाइड देंगे तो आ जाएगा dy/dx, x तो कट जाएगा dy/dx, और माइनस में 1/x इंटू में y हो जाएगा, उल्टा लिख देते हैं, = क्या है 2x, x कट जाएगा डिवाइड करेंगे तो y के बगल वाले को हम लोग p बोलते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, p के जगह क्या है -1/x इंटू में dx, ये चीज़ है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, e के पावर -1/x को log x की इंटीग्रेशन होता है log x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पावर को ऊपर चढ़ा देते हैं, तो e के पावर log क्या हो जाएगा, x के पावर -1, और x के पावर 1 को हम लोग 1/x भी बोलते हैं। अब ये और log कैंसिल हो जाता है, तो बच जाता है x के पावर -1, उसको हम लोग 1/x भी लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट, तो e के पावर, अच्छा 1/x, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, सी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन, इस टाइप का भी क्वेश्चन हम करवाए हैं, a × b = यूनिट वेक्टर। अब देखिए, हम लोग डॉट वाला फॉर्मूला लगाए या क्रॉस वाला, तो आपको कन्फ्यूज आना बिल्कुल भी नहीं, क्यों, क्योंकि एंगल वाला 2 फॉर्मूला होता है, साइन में भी होता है, कोस में भी होता है। तो क्या आखिर हम लोग लगाएं, क्या पता तो कैसे चलेगा। तो चलिए पता चलाने के लिए हम आप लोग को बताते हैं
कि पता कैसे चलेगा कि हम साइन का फॉर्मूला लगाएं या कोस का लगाएं। तो चलिए, यहाँ दिया क्या है, क्रॉस वाला दिया है ना, तो क्रॉस वाला दिया तो क्रॉस किस में होता है, साइन में होता है, तो इसलिए यहाँ साइन थीटा बराबर निकालना पड़ेगा। तो होता है फॉर्मूला साइन थीटा का ये क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, और ये क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड दिया है। हाँ, यहाँ वैल्यू नहीं दिया है लेकिन कुछ बोला जरूर है। तो बोला है, क्या बोल रहा है कि ये क्रॉस बी ये यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो। तो यहाँ 1 लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। तो ए का मैग्नीट्यूड 1 है, इंटू बी का मैग्नीट्यूड यानी 2/√3। तो ये साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर ऊपर में चल जाएगा √3, नीचे आ जाएगा 2। तो साइन थीटा मतलब साइन की कितना डिग्री मान होता है, √3/2, तो 60 डिग्री ना, तो π/3 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन, चलिए आई डॉट जे क्रॉस के, तो इसके लिए क्रॉस के लिए ये तो बनाना पड़ेगा आई जे, और यहाँ क्या होता है के, ये चीज़ होता है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज में अगर आप रोटेट करिएगा तो प्लस में आएगा, अगर क्लॉकवाइज में रोटेट कर दीजिएगा तो माइनस हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, जे क्रॉस क्या बोल रहा है के, तो हो जाएगा आई, मतलब एंटी में ही चल रहा है तो प्लस में ही रहेगा, और प्लस में क्या है जे डॉट आई क्रॉस के, तो क्या हो जाएगा आई क्रॉस के, यानी जे आई क्रॉस के उल्टा जा रहा है, ये है आई ना, आई ये है, तो आई क्रॉस के तो क्या हो जाएगा माइनस में जे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस जे, और प्लस में के डॉट आई क्रॉस जे तो के हो जाएगा। तो आई डॉट आई 1 जे डॉट जे 1, लेकिन यहाँ माइनस है तो -1, और यहाँ हो जाएगा +1, -1 +1 कैंसिल, बचेगा 1, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्या बोल रहा है, वेक्टर इतना और इतना क्या है, परपेंडिकुलर है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्बडा। तो आप लोगों का कंडीशन पता होगा कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होता है तो a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0। तो लगा दीजिए, a1 क्या है 2 इंटू आई के पहले वाले को आई के पहले वाले के साथ गुना करिए, बीच में प्लस जे के पहले वाले को जे के पहले वाले के साथ, तो लैम्बडा इंटू -2 प्लस के पहले इंटू के पहले मतलब 3 = 0। यहाँ से आ जाएगा लैम्बडा कॉमन 2 -2 लैम्बडा, और प्लस में 3 = 0, 2 और 3 5 हो जाएगा, तो -2 लैम्बडा + 5 = 0। राइट साइड जाएगा तो -2 लैम्बडा = -5, तो माइनस गया, तो यहाँ लैम्बडा बराबर आ गया 5/2, यानी ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट, ए पॉइंट और ए पॉइंट दिया गया है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो पता होना चाहिए, तब ना डायरेक्शन कोसाइन हम लोग निकाल सकते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो दो लाइन का मतलब दो पॉइंट का डायरेक्शन रेशियो किसी निकालते हैं, x2 - x1। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, x2 - x1 मतलब 1 - 2, तो माइनस +2 हो जाएगा, तो 1 + 2 यानी 3। बी बराबर क्या होता है, y2 - y1 मतलब 2 - 4, 2 - 4 यानी -2। सी बराबर क्या होता है, z2 - z1 तो 3 - 5, तो 3 माइनस प्लस हो जाएगा 5 = 8। तो ये हम लोग को डायरेक्शन रेशियो आ गया 3 - 2 और 8, तो डायरेक्शन रेशियो आ गया। तो डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं, कैसे निकालते हैं, एल बराबर a/√3 3/√, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 जोड़ देते हैं, प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 8 का स्क्वायर 64, और रूट लगा दीजिए। तो 64 और 4 कितना हो जाएगा, अच्छा 64 और 4 68, 68 और 9 √77 हो जाएगा ना। तो ये हो गया a/√77। एम को क्या बोलेंगे, b/√77 यानी -2/√77। एन क्या हो जाएगा, c/√77, यही ना होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, 3 - 2 और 8, 3 - 2 8, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। फिर वही बात, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन वही दिया, फिर यहाँ दे दिया, इफ़ ए प्लेन a1x + b1y + c1z + d1 = 0 एंड a2x + b2y + c2z + d2 = 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, अगर क्या है कि ना कि दो लाइन जो है वो परपेंडिकुलर कब होता है, जब उसका डायरेक्शन रेशियो मतलब दो लाइन परपेंडिकुलर कब होता है, जब a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0, या तो बोले ए डॉट बी करने के बाद 0 के बराबर आ जाता होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, अगर पैरेलल रहता ना वही, अगर पैरेलल रहता तो पैरेलल में क्या कंडीशन होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अगला क्वेश्चन,
टू इवेंट, हाँ तो क्या हो जाएगा, ए टू इवेंट ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट इफ, क्या हो जाएगा, ए और बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नहीं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए हम कंडीशन क्या बताते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होता है, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये चीज़ हम बताए थे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में। क्या ये चीज़ आप लोगों को यहाँ ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो क्या इंडिपेंडेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये चीज़ दिया गया। तो क्या ऐसा हम लोग को दिख रहा है कहीं पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी? नहीं, तो मतलब ये वाला नहीं होगा। ये वाला कब होता है, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये वाला तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग अभी इंटरसेक्शन वाला जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होना चाहिए। ये भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अभी हम फॉर्मूला बताएं, लेकिन ये होने की चांस है। तो चलिए इसके बारे में हम कुछ बता देते हैं। तो अगर जानते तो ठीक, नहीं जानते तो आप सी को मार दीजिएगा। चलिए, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ए और बी डैश भी इंडिपेंडेंट इवेंट होगा, ए डैश और बी भी इंडिपेंडेंट इवेंट होगा, और ए डैश और बी डैश भी इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए और बी डैश भी इंडिपेंडेंट होगा, ए डैश और बी भी इंडिपेंडेंट होगा, ए डैश और बी डैश भी इंडिपेंडेंट होगा। इतना बात समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, जानते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये चीज़ हम लोग जानते हैं। चलिए यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर यहाँ ऑप्शन में ए डैश करके दिख रहा है तो ए डैश हम लोग ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये भी इंडिपेंडेंट हो जाता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, इसको लिख सकते हैं, यहाँ डैश नहीं है तो यहाँ डैश दे देते हैं, ये डैश, यहाँ डैश लगाएं तो यहाँ भी डैश होना चाहिए ना, इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, ठीक है। अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको सटा के हम लिख सकते हैं, ए का डैश इंटरसेक्शन लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश में इसको फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ना का फॉर्मूला होता है 1 माइनस हाँ, और इंटू में क्या हो जाएगा 1 माइनस हाँ, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो देखिए ये ऑप्शन में दिख रहा है, तो हाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा है, इन ये बॉक्स कंटेनिंग 100 बल्ब 10 आर डिफेक्टिव, मतलब 100 एक बक्सा में जो है सो 100 बल्ब है, ठीक है, उसमें से 10 जो डिफेक्टिव है मतलब ख़राब है, द प्रोबेबिलिटी दैट द आउट ऑफ सैंपल ऑफ 5 बल्ब नन ऑफ द डिफेक्टिव इज, क्या होगा, तो 100 बल्ब है, 10 वो है ख़राब, तो बचा कितना 90 को, तो 90 बटे में क्या हो जाएगा 100, मतलब ख़राब वाले को छोड़ करके अच्छा कितना है 90, तो 90 बटे 100, और इसके पावर में कितना सैंपल है 5, तो 5 लगा देना है, यहाँ से क्या हो जाएगा 0 0 कटा, तो 9 बटे में 10 के पावर में क्या हो जाएगा 5, अगर 6 सैंपल रहेगा तो पावर में 6, और 7 सैंपल रहेगा तो पावर में 7, 8 सैंपल रहेगा तो पावर में 8। बात समझ में आया। तो चलिए अगला क्वेश्चन, यानी इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रेन, वाट द इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रेन आर बॉय गिवन दैट द लिस्ट वन ऑफ देम इज बॉय। चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले इवेंट लिखना पड़ेगा, तो इवेंट लिख देते हैं, सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा ना, सैंपल स्पेस लिखते हैं। क्या बोल रहा है 2 चिल्ड्रेन है, तो हो सकता है दोनों बॉय हो सकता है क्या दोनों बॉय है, हो सकता है दोनों गर्ल भी हो सकता है, तो चलिए गर्ल भी दे देते हैं, हो सकता है एक बॉय एक गर्ल होगा, हो सकता है दोनों मतलब एक गर्ल एक बॉय होगा, तो 4 संभावना बन जाता है। तो सैंपल स्पेस आ गया इतना। अब हम लोग को क्या चाहिए, इवेंट ई में वाट को ई मानते हैं, वाट को ये या तो ई बोले बात बराबर है। क्या बोल रहा है, वाट में क्या दिया है, वाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रेन आर बॉय, बोथ बॉय होना चाहिए, तो एक ही को ऐसा है बॉय वाला, बोथ बॉय होना चाहिए, दोनों बॉय होना चाहिए, तो एक ही को है। एफ में क्या बोल रहा है, एफ मतलब गिवन, तो गिवन में क्या बोल रहा है द दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, मतलब कम से कम एक बॉय होना ही चाहिए, 2 गो भी हो जाएगा चलेगा, लेकिन ये को होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 2 वाला भी हो जाएगा, एक वाला बॉय भी हो जाएगा, गर्ल और बॉय भी हो जाएगा, दोनों गर्ल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बोल रहा कम से कम एक बॉय होना ही चाहिए, मतलब ये हम लोग को चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, ये चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन
बी, तो ये इंटरसेक्शन बी में कितना है और बटे में होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये इंटरसेक्शन बी यानी कॉमन ये गो है, तो एक बटे में इसका क्या हो जाएगा 4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में कितना है तो 3 और बटे में क्या हो जाएगा 4, टोटल 3 ही ना है। नंबर ऑफ इवेंट लिखा जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 बटे में 4 नंबर ऑफ इवेंट, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 बटे 4, 4 4 गया तो 1/3, यानी ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, 2 कॉइन आर थ्रो सिमल्टेनियसली, 2 कॉइन टोस्ट कर दिया गया सिमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट व्हेन द हेड विल बी अपीयर बोथ ऑफ देम, मतलब क्या बोल रहा है, हाँ तो क्या बोल रहा है 2 कॉइन आर थ्रो सिमल्टेनियसली, मतलब 2 कॉइन को थ्रो किया गया, तो सैंपल स्पेस लिख देते हैं हम, सैंपल स्पेस हेड दोनों का आ सकता है, हेड टेल भी आ सकता है, टेल टेल भी आ सकता है, हेड टेल, फिर टेल हेड आ सकता है, फिर क्या आ सकता है तो टेल टेल भी आ सकता है, टेल टेल भी आ सकता है। तो क्या बोल रहा है 2 कॉइन आर थ्रो सिमल्टेनियसली, तो थ्रो कर दिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट व्हेन हेड विल बी अपीयर बोथ ऑफ देम, मतलब दोनों सिक्का में हेड आएगा, तो उसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो दोनों सिक्का मतलब एक ही को है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा दोनों सिक्का में हेड वाला, यानी 1 बटे में टोटल क्या है 4, तो 1/4, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, मतलब दोनों हेड वाला इसको चाहिए। क्या बोल रहा है हेड विल अपीयर बोथ ऑफ देम, मतलब दोनों हेड वाला प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो दोनों हेड एक ही बनना है, तो एक ही बटे और टोटल में 4। अगला क्वेश्चन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड का वह मैक्सिमम वैल्यू बताइए सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दिया गया एक्स और वाई जो है ग्रेटर। सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं फिगर, ठीक है, तो चलिए एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर इक्वल टू लेना पड़ेगा 0, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा ग्राफ खींचना है तो चलिए बक्सा बना लेते हैं, एक्स यहाँ पर वाई, एक्स का मान 0 लीजिए, वाई का मान 10 आ जाएगा, 10 आएगा ना, वाई का मान 0 लीजिए, एक्स का मान आ जाएगा 10, ठीक है, तो एक्स 0 वाई 10 कहीं यहाँ होगा, एक्स 10 वाई 0, फिर एक्स 0 वाई 10 यहाँ पर होगा, तो चलिए खींच दीजिए। अब इसको पूछिए क्या तुम 0 की तरफ आना चाह रहे हो, तो 0 0 रखेंगे तो हम बोलेगा हाँ 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो यहाँ क्या हो जाए 0 इज लेस देन इक्वल टू 10, क्या ट्रू है, तो हाँ ट्रू है, मतलब इधर पूछे तुम आओगे, तो ये बोला हाँ हम आएंगे, तो इधर इधर थोड़ा थोड़ा लगा देना शेडो, तो थोड़ा थोड़ा शेडो लगा दिए। अब दूसरा इक्वेशन में क्या बोल रहा है एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स और वाई पॉजिटिव दोनों कहाँ होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब क्वाड्रेंट इधर होगा, मतलब जो फिजिबल रीजन होगा वो यहाँ पर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये बोल रहा है कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे, ये बोल रहा है हम यही मतलब इधर जाएंगे, तो मतलब अगर दोनों का फिजिबल रीजन देखें तो यही ना होगा। अब क्या बोल रहा है मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो फिजिबल रीजन का जितना भी कॉर्नर पॉइंट है फिजिबल रीजन का, वो कॉर्नर पॉइंट पता होना चाहिए, क्या पता है, तो हाँ यहाँ भी कॉर्नर बन रहा है, यहाँ भी कॉर्नर बन रहा है, यहाँ भी कॉर्नर बन रहा है, मतलब सबका कॉर्नर पॉइंट पता है, तो उसमें उसका मान किस में रखना है जेड में, तो चलिए कॉर्नर पॉइंट 0 0, तो यहाँ बना देते हैं बक्सा, तो बक्सा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा जेड बराबर क्या है, तो एक बार ले लेंगे 0 0, तो 0 0 लेंगे, 0 0 अगर लेंगे तो जेड बराबर क्या आ जाएगा 0 आना आएगा, और एक बार क्या लेंगे तो 10 और 0, तो 10 और 0 लेंगे, अगर 10 और 0 तो जेड बराबर क्या आ जाएगा 10 × 40 40 आएगा, और फिर कितना लेंगे तो फिर लेंगे अगर 0 और 10, तो अगर 0 और 10 लेंगे तो 0 तो एक्स का मान 0, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो 3y यानी 3 × 10, 3 × 10 यानी 10 × 30, तो मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो 40 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आपका। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।